हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 3 जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर किया है, आप लोग उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से, जिसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है निरोगी है। ये कोटेशन आपका दिया गया है, बहुत ही बढ़िया कोटेशन है और इसका सेंस भी बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इसका सेंस ये निकल के आता है कि वह व्यक्ति जो समय के साथ साथ स्थान के अनुकूल पौष्टिक भोजन ग्रहण करे। पौष्टिक भोजन के अंतर्गत हमारी डेली की डाइट में फल होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वसा होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल होने चाहिए। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी उचित डाइट होती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती हैं और हमारे शरीर को निरोगी बनाती है। ठीक इस तरीके से इस कोटेशन से इस लेसन की शुरुआत हुई। अब हम लोग आगे आते हैं। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्यने जताति जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। आगे दिया है, हम क्या खाते हैं। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तालिका आगे दी गई है। ये तालिका दी गई है पूरे एक सप्ताह के हिसाब से। इसके हिसाब से पूरे एक सप्ताह के हिसाब से पूरी तालिका दी गई है। ठीक, आगे देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आहार। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। ठीक, इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। इन सभी माध्यम के थ्रू आप अपनी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित दिए गए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के नाम दिया हुआ है, उन स्थानों पर खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों के बारे में दिया गया है और वहाँ पर कौन से पेय पदार्थ को पिया जाता है उसके विषय में दिया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। राज्य का नाम है पंजाब। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं मक्का, गेहूँ, चना, दालें। उस स्थान पर यानी पंजाब राज्य में खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। पेय पदार्थों के अंतर्गत आती है लस्सी, छाछ, दूध और चाय। अगले राज्य की बात करते हैं कर्नाटक की। तो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? चावल, रागी, उड़द, नारियल। और उस स्थान पर खाई जाने वाले जो मटेरियल है उनके नाम है इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी गुड्डे, पाल्या, रसम, चावल। और पेय पदार्थों के अंतर्गत आता है आपका छाछ, काफ़ी और चाय। मणिपुर राज्य की बात करते हैं तो उस स्थान पर यानी उस राज्य में उगाई जाने वाली फसल है चावल, बांस, सोयाबीन। खाए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं?
चावल, इरोम्बा यानी चटनी, उति यानी पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू, कांगसोई और पेय पदार्थ के अंतर्गत बिना दूध की चाय वहाँ पी जाती है। आप सभी विद्यार्थी अपने अपने स्टेट के बारे में भी इस तालिका में अंकित कर सकते हैं कि आपके स्टेट में क्या खाया जाता है। ठीक, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हमारे देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों है? ठीक, तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। ठीक, आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों का आधारित होती है। यानी कुछ स्थान विशेष ऐसे होते हैं जहां पर खाई जाने वाली फसल वहां की मुख्य उगाई जाने वाली फसलों से बिल्कुल मैच करती है। जो वहां मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वहीं वहां के मुख्य भोजन होता है। ठीक है, आगे देखते। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसमी दशाओं के अनुसार वहां पर फसलें उगाई जाती हैं और उन्हीं मौसमी फसलों के अनुसार वहाँ पर खेती भी की जाती है, और जो फसलें वहाँ खेती के थ्रू हमें प्राप्त होती है वही वहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलें की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई? अब यहाँ पर भोजन पकाने की पद्धतियों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। जैसे पुराने समय में हम लोग देखते थे कि पुराने समय में चूल्हे बना करके उसमें लकड़ी और गोबर के उपले डाल करके भोजन पकाया जाता था। उसके ऊपर भोजन मतलब कि बर्तन रख करके। ठीक है, पुराने ज़माने में सिलबट्टे का इस्तेमाल करके हम लोग जो है भोजन जो मटेरियल होते थे उनको पीसा जाता था, जो पीसने वाले मटेरियल होते थे। पुराने ज़माने में हम लोग बैलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। लेकिन वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय आज ऐसा नहीं है। वर्तमान समय आज का बदल गया है, उसी के बारे में आगे बताया गया है आपसे। देखते हैं। ठीक, ये दिया गया है, ये पारंपरिक चूल्हा। जैसे अभी हमने बताया कि चूल्हा बनाया जाता था, नीचे उपले और लकड़ी डाल करके ऊपर भोजन बर्तन में रख के पकाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, आधुनिक गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने समय में सिलबट्टे का इस्तेमाल किसी भी मटेरियल को पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी मटेरियल को पीसने के लिए। ठीक, तो आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? यानी आपने जब अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा इस बात को, तो आपको क्या ज्ञात हुआ कि भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। ठीक, ये आपका काम है। आप अपने बड़े घर में अपने बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने भाई बहनों से ये बात पूछ सकते हैं, अपने आसपास पड़ोसियों से पूछ सकते हैं।
अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं। अब ये क्यों हुए हैं, इसका जवाब आपके आसपास के जो पेरेंट्स हैं, आपसे बड़े जो गार्जियन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके आसपास जो चाचा चाची हैं, दादा दादी, वो लोग इस बारे में आपसे बता सकते हैं। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। ये आपको हिंट दे दिया गया है। अब इसी के माध्यम से आप आगे अपना डिस्कशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं भोजन के घटक क्या हैं। अब यहाँ पर भोजन के घटकों के बारे में हमसे बात की जाएगी। ठीक, मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। भाई जाहिर सी बात है, जब हम लोग स्वस्थ आहार ग्रहण करेंगे, शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि हम लोग अव्यवस्थित तरीके से भोजन को ग्रहण करेंगे, साफ सुथरा भोजन नहीं रहेगा, उसको हम ग्रहण कर लेंगे, तो अक्सर हम बीमार ही रहेंगे। इसीलिए कहा गया है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। आगे देखते हैं, इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता होगा? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं और कम ऊर्जावान का महसूस करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? आप ये चीज़ बता सकते हैं? चलिए देखते हैं इस चीज़ के बारे में आगे। ये ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि जो मैराथन धावक होता है दौड़ने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है, गंवा देता है, और उसको तुरंत फिर से क्रियाकलाप करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का सेवन करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग, भाजी, ठीक, जैसे आलू और शकरकंद, तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक, ये सभी ऐसे हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। आगे, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू क्यों खाना पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री है बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी। गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के रूप में रखा जाता है या उसके समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। ठीक, वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। आगे देखते हैं, ये चित्र भी दिया गया है उन सारी चीज़ों का। काजू है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अखरोट है, सूरजमुखी के बीज हैं, इन सभी का चित्र भी दिया गया है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिन मटेरियल को खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी उनको ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया जाएगा, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, जो भी हो। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, क्योंकि हमारे शरीर में भी भोजन करने पर जो है वसा की मात्रा हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, इसलिए संग्रहित स्रोत कहा गया है।
एक एग्जाम्पल दिया गया है ध्रुवीय भालू। क्या? ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। वह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ठीक, ये आगे देखते हैं प्रोटीन के बारे में दिया गया है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। क्या? दुग्ध उत्पाद और दाल। कौन कौन सा? दुग्ध उत्पाद और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत होते हैं जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। अब और पॉइंट इसमें बनता है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पादप स्रोत होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जंतु स्रोत होते हैं। पादप स्रोत के अंतर्गत दालें होती हैं, फलियां होते हैं, मटर होते हैं, मेवे होते हैं। और जंतु स्रोत के अंतर्गत दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है, मांस है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखने की आवश्यकता है। आगे, बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक, आगे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझते हैं। अध्ययन 1, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। तो इस प्रकार से स्कर्वी रोग के बारे में हमको यहाँ जानकारी मिली कि स्कर्वी रोग होता किस वजह से है। तो स्कर्वी रोग होता है, उसकी वजह यह है कि हमारे शरीर में खट्टे पदार्थों की कमी होती है, टार्टरिक एसिड होती है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे हमारे मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, यह सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसने किया? तो लिंड नामक वैज्ञानिक ने दे किसने? जेम्स लिंड नामक वैज्ञानिक ने इसका ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी यानी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरों में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक होता है। ठीक, अध्ययन 2 देखते हैं। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन में अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन में उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे।
जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण है। ये चित्र बना गया है। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा अपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पड़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? यानी वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं, जिससे हमें घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नमक की खेती के बारे में दिखाया गया है। नमक की खेती कैसे होती है? तो नमक की खेती अंगरिया नामक जनजातीय समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए वे 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत ही मेहनत का काम। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक, इसके बारे में ये दिया गया है। ठीक, सारी चीज़ें दी गई हैं। आइए देखते हैं अब आगे। भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, इसके कार्य, स्रोत, अभावजन्य रोग और लक्षण। ठीक, देखते हैं कि करके विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन ए, ठीक, विटामिन ए। विटामिन ए का कार्य क्या है? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या करता है विटामिन ए? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आम, दूध। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टि का ह्रास या क्षति कहते हैं इसको। और लक्षण क्या है? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा। आगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 उसको देखते हैं। हृदय को स्वस्थ रखता है। इसका कार्य क्या है? हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। ठीक, और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। और इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं हमको? सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक, विटामिन सी की बात करते हैं हम लोग। तो इसका कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाता है। और इसका जो स्रोत है क्या है? आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी अगर हमें कमी है तो उसके लक्षण क्या है? ये दिया गया है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से, दूध मुख्य रूप से, मक्खन, मछली, अंडा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दिया गया है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैल्शियम क्या कार्य करता है? तो कैल्शियम का कार्य है हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। और कैल्शियम का स्रोत कौन कौन सा है? तो दूध है, सोया दूध, दही, चीज, पनीर। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? अस्थि और दंत क्षय होता है। और इसकी जो लक्षण है वो क्या है? लक्षण दुर्बल अस्थियां, दंत क्षय होता है। अब कमी आगे देखते हैं। आयोडीन। आयोडीन क्या कार्य करता है?
शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। इसके स्रोत क्या हैं? आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल। इसकी कमी से रोग क्या होता है? घेंघा यानी गायटर बोलते हैं इसको। और इसका जो लक्षण है वो क्या है? गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाती है। आगे देखते हैं आयरन यानी लौह तत्व। ये क्या कार्य करता है? रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। इसके जो स्रोत हैं क्या हैं? हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो खून की कमी यानी एनीमिया होता है। और इसमें होने वाले जो दिक्कतें हैं वो क्या है? दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे विटामिन के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज ही नहीं, क्लास 6 ही नहीं, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक इस पूरे टॉपिक को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं विटामिन ए, B1, C और D और खनिज यानी कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बहुत सारे स्रोत दिए गए हैं। सारी चीज़ों के स्रोत दिए गए हैं। इसमें नाम भी दिया है, सब कुछ दिया। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या हैं? दूध, पपीता, गाजर, आम। ये रहा। विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं? गेहूँ, दूध, चावल, कद्दू के बीज, पनीर। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, अमरूद। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, मछली, मक्खन, खाद्य मशरूम, अंडा। ठीक है, आगे देखते हैं जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। किसको किसको? विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध और साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा और आपको समझने में भी समस्या आ सकती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके पहले दो लेसन हो चुके हैं। इसके पहले 2 लेसन हो चुके हैं, उसको आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ये तीसरा लेसन है। तीसरे लेसन का ये पार्ट 1 है। इसके बाद अगले दिन इसका पार्ट 2 आएगा, उसको भी आप देखिएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि आप बुक को पढ़ रहे हैं तो बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी समझते चलेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलती रहेंगी। हम लोग आराम से क्लास को ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल EMK क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके लिए लाते रहें और आपकी हम जो संभव हो सके मदद करते रहें। इसमें हमको भी खुशी है और आपके लिए भी जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे।
धन्यवाद।